स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। और शुक्रवार वैसे तो बहुत ही सुकून भरा दिन होता है, लेकिन बहुत सारे जुनून इस बाजार पे हावी है। एफआईएस की सेलिंग का उसको हमें हैंडल करना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शुक्रवार बेहतरीन रहे। आइए इसे शुरुआत करते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे लगभग 60-67 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। दैट्स गुड, अच्छा है। कम से कम हमें शुक्रवार का बेसिक स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। और इस बेस को देखिए, मैं कल का तो बखान बहुत कर ही चुका हूँ, बहुत कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं लौटूंगा। एक नया दिन है तो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली कुछ अच्छे पॉइंट से। और अच्छे पॉइंट जब आते हैं ना जनाब, तो जहन में आपके आएगा यूएस। बहुत दिनों की वॉलेटिलिटी और कोलैप्स के बाद कल यूएस मार्केट ने एक पुल बैक दिया, एक रिवर्सल दिया। और देखिए, मात्र एक कारण नहीं है उस पुल बैक का, रिवर्सल का मात्र एक कारण नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लुक एट डाउ, लुक एट नैस्डैक, S&P 500, इन सब पे बातचीत करते हैं। हॉर्मोज से बात करेंगे वॉल स्ट्रीट के संकेतों पर, और बाकी उसके बाद कंचन से बात करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ पर। और राजेश सतपुते जी हमारे साथ होंगे आज कमोडिटी से बातचीत करने के लिए, माफ़ कीजिएगा टेक्निकल कॉल से बातचीत करने के लिए। और अमित कुमार जी होंगे कमोडिटी से बात करने के लिए। हॉर्मोज, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं पढ़ ही रहा था सारे फैक्टर्स, शायद सिर्फ एक वाक्य में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स थे हॉर्मोज कल। एक एक करके बताइए, वॉल स्ट्रीट ने कहाँ से दमखम जुटाया और आज के लिए संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरू भाई। एक वाक्य में अगर समराइज कर तो एक अनकन्विंसिंग पुल बैक आप कह सकते हैं, जिसे कोई दमखम वैसे था नहीं। आप स्क्रीन पर हरा निशान देख रहे हैं, लेकिन सारे की सारे जो इंडिसेस है वो डेज हाई से गिरकर ही बंद हुए हैं। डाउ तो अपने ऊपरी स्तरों से 400 अंक गिरकर बंद हुआ। एक वक्त पर 450 अंक ऊपर था, फिर वो नेगेटिव में भी चला गया, फिर जैसे तैसे करके 65 अंक की तेजी देखने मिली। S&P 500 और नैस्डैक भी जो है 1% ऊपर बंद हुए, लेकिन वो भी अपने डेज हाई से अच्छा खासा गिरकर बंद हुए हैं। और S&P 500 और नैस्डैक की तेजी का कारण माइक्रॉन के नतीजे थे, जिसकी हम कल बात कर रहे थे। माइक्रॉन ने एक भरोसा शायद वॉल स्ट्रीट को ये दिलाया है कि ये AI से रिलेटेड जो सारे कंसर्न्स है वो कंपनी स्पेसिफिक हो सकते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं। तो अब अगले क्वार्टर में जिस तरह के नतीजे आएंगे उस पर बाजार की ज़्यादा नज़र होगी। एक बड़ा कारण दूसरा ये भी था कि महंगाई के आंकड़े आए जो अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। 2.7% का महंगाई का आंकड़ा आया नवंबर के महीने का, जबकि 3.1% के अनुमान थे। और कोर CPI जो थी वो 2.6% आई साल दर साल बढ़कर, जबकि अनुमान 3% के थे। तो महंगाई अनुमान से बेहतर थी, लेकिन अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारा जो डेटा था वो कलेक्ट नहीं हो सका शटडाउन के कारण। तो इस नंबर को एक पूरा डाउन ट्रेंड ना समझा जाए कि महंगाई कम हो रही है। अगले महीने दिसंबर में जो जॉब्स डेटा आएगा, दिसंबर का जो जॉब्स डेटा आएगा, दिसंबर की जो महंगाई की दर आएगी वो ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होगी। और इससे ये तो हुआ ही कि महंगाई का आंकड़ा भले ही अनुमान से बेहतर था, लेकिन जनवरी के महीने में फेड के ब्याज दरों में कटौती करने के आसार कुछ ज़्यादा बदले नहीं है। वो अभी भी 25 और 27% के बीच में ही है, जबकि मार्च में ब्याज दरों में कटौती के आसार जो है वो 58.5% हो गए हैं, पहले 55% थे। तो वहां पर एक बढ़ोतरी देखने मिली, लेकिन जनवरी में अभी भी स्टेटस क्वो बना रहेगा, ये बाजार मानकर चल रहा है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अनुमान मुताबिक थे, पिछले हफ्ते के मुकाबले गिरकर आए हैं। और जो 4 वीक एवरेज जिसे आप लेते हैं, ये वॉलेटिलिटी जो है हफ्ते दर हफ्ते की, उसे निगेट करने के लिए वो भी जो है पिछले हफ्ते के जितने ही थे, लगभग 2.2 लाख के जो आंकड़े थे वैसे ही थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल ब्याज दरों में कटौती की 25 बेसिस पॉइंट से। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ECB की जो अपनी आखिरी पॉलिसी थी इस साल की, वहां पर उन्होंने अपने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की। अभी भी 2.25% पर ही ब्याज दरें बनी हुई है। यूरोजोन का उन्होंने अपना ग्रोथ आउटलुक बढ़ाया है। और ज्यादातर ECB के अफसर अब ये मान के चल रहे हैं कि ये जो रेट कटिंग साइकिल थी, जो उन्होंने 4% से घटाकर 2.25% की है, वो अब खत्म हो चुकी है। अगला मूव अगर आया तो वो शायद रेट हाइक हो सकता है, लेकिन ECB की जो अध्यक्षा है क्रिस्टीन लगार्ड, उन्होंने ये कह दिया कि अब तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है और कोई प्री डिटरमिन्ड पॉलिसी स्टांस ECB लेकर नहीं चलता। जैसे डेटा आएगा वैसे देखेंगे। आज सबकी नजरें बैंक ऑफ जापान पर होगी। 86% बाजार ये मानकर चल रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई तो अब ब्याज दरें जापान में 1995 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर होंगी। और
महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि महंगाई वहाँ की जो है वो बीओजे के लक्ष्य से 43 महीनों से ऊपर चल रही है। तो उसे काबू पाने के लिए और येन को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने के लिए शायद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन ज़्यादा फोकस बैंक ऑफ जापान की कमेंट्री का होगा, किस तरह की उनकी आगे की कमेंट्री होती है। टिकटॉक एक बड़ा मसला था यूएस और चीन के बीच में, वो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाइटडांस ने बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है एक यूएस जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए, जिसे यूएसडीएस टिकटॉक यूएसडीएस जॉइंट वेंचर एलएलसी कहा जाएगा, जिसके मेजॉरिटी ओनर्स जो होंगे वो अमेरिकी निवेशक होंगे, ऑरेकल के साथ, सिल्वर लेक के साथ और MGX जो कि एक अबू धाबी का इन्वेस्टमेंट फर्म है उनके साथ करार किया गया है। ऑरेकल के शेयरों में आफ्टर आवर्स में इस खबर के बाद 5% की तेजी देखने मिली थी और ये एक बड़ा ओवरहैंग जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक जमीन के अंदर एक अंडर द टेबल एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल यूएस ने ताइवान को $11 बिलियन के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है। हालांकि इसे संसद को मंजूरी देनी होगी, लेकिन संसद इसे मंजूरी दे देगा क्योंकि ज्यादातर पार्टीज जो है ताइवान के समर्थन में है, जिसका चीन ने पुरजोर विरोध किया है, ये कहते हुए कि यूएस अपना ही नुकसान करेगा इस तरह की हरकतें करने के बाद, और वो जो है एक वन चाइना जो पॉलिसी है उनकी, उसका उल्लंघन कर रहा है और वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो अब कोई बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए है नहीं, बड़ा ट्रिगर अब अगले साल ही आएगा जब जॉब्स डेटा आएगा, महंगाई के आंकड़े आएंगे, और फिलहाल के लिए बाजार जो है एक रेंज में बने रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल भी कोई ऊपरी स्तरों पर बाजार में कोई कन्विक्शन नजर नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कल डाउ का चार्ट देखें तो हायर लेवल्स पे कन्विक्शन नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा था आपसे हरमोज, ये नैस्डैक का जो कोलैप्स चल रहा था ना रोज बरोज, क्या माइक्रोन के नंबर्स ने ये सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि एटलीस्ट दिस इज नॉट ए सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये कंपनी स्पेसिफिक है? क्या नैस्डैक को राहत का विषय है अब कुछ समय के लिए? कुछ समय के लिए जी कह सकते हैं, क्योंकि अब अगर लेकिन बाजार के पास कोई ट्रिगर नहीं बचा तो साल खत्म होते होते जब पार्टिसिपेशन कम होगा, नया साल आएगा, छुट्टियां आएंगी, तो शायद वहां पे मुनाफा वसूली हो सके। लेकिन एक बात तो है कि जैसा आपने कहा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यू नहीं है, कंपनी स्पेसिफिक इश्यू है, तो शायद लूजर्स को ज्यादा पिटाई हो और विनर्स में थोड़ा कंसोलिडेशन हो, ना कि ज्यादा गिरावट आए। और बस बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी बातों को बखूबी रखा, सारे फैक्टर्स को एक एक करके समझाया। और देखिए, जो हमें थोड़ा बहुत ये पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और हैंडओवर मिल रहा है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, उसमें से महत्वपूर्ण कारण यूएस की कल की प्रभाव। हालांकि याद रखिएगा, अगर आप डाउ के चार्ट्स को देखें, ये हायर लेवल्स पर सस्टेन नहीं हुआ, जिसे हरमोज ने कहा भी, बट आई थिंक नैस्डैक को बाजार थोड़ा सा फोकस करता हुआ। और एक बार फ्यूचर्स लेके आइए प्लीज़ ज़रा, इससे पहले कि मैं रणनीति पर जाऊँ। हालांकि हरमोज के शब्द आपको याद होगा, उन्होंने कहा नॉट ए कन्विंसिंग वन, बहुत प्रभावशाली नहीं है, याद रखिएगा। डाउ फ्यूचर्स थी 80 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स करीब करीब 20 अंक नीचे और 2 अंक नीचे इस वक्त S&P। और याद रखिएगा, हम थोड़े डिटैच्ड हैं, हमारा तालमेल वॉल स्ट्रीट से या फिर ग्लोबल मार्केट से बहुत है ही नहीं, हम खुद ही अपने, अगर आप देखें तो इश्यूज़ के साथ परेशान हैं। लेके आइए कल का निफ्टी, और देखिए क्या बात हुई थी। इट्स अ सेल एंड राइज, ठीक है। एज पर द स्टैट्स, FII सेलर, 900 बड़ा कॉलेटर्स का जोन है। द मूवमेंट यू विल गो टुवर्ड्स 900, अ सेल विल वर्क। और दूसरी चीज, आपको बतौर ट्रेडर बहुत रिस्पेक्ट देनी है, बहुत सम्मान देना है बेस वन को। 818 क्लोज आया 815 पे एंड 751, दैट्स 10 वेमा और 50 डेमा, और बाजार ने उसको बहुत रिस्पेक्ट दी, यकीन मानिए बहुत रिस्पेक्ट दी। और आज शुक्रवार है, सिंस आज फ्राइडे के वीकली चार्ट्स क्रिएट होंगे, इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। लेकिन आइए स्टैट्स, FIs के स्टैट्स में आपको थोड़ा सा अगर आप देखें तो कल बाइंग नजर आएगी 596 करोड़ रुपए की, दैट्स गुड। 2700 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग, मोर और लेस कल बाजार ने IT को चेस किया है, याद रखिएगा IT को। और ऐसा नहीं है कि IT का मूव खोखला था, नहीं, डेरिवेटिव्स में शॉर्ट कवरिंग थी, बट चार्ट्स तब्दील हो रहे थे, याद रखिएगा। सो सेक्टर टू वॉच विल बी IT। अब लेके आइए इंडेक्स के आंकड़े। इंडेक्स उन्होंने कल भी बेचा, बट बेचने का जो क्वांटम था वो काफी कम था, मात्र 129 करोड़ रुपए। तो आप ये मान के चलिए कि जो उनके नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट हैं वो मोर और लेस उस रेंज में स्टेबल है। कहां पे? 1.65 के आसपास, उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। बट द क्रिटिकल फैक्टर इज स्टॉक फ्यूचर्स। यहां पे 2200 करोड़ रुपए की बैंक, 45,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग FIs ने किए, जिसको मैं पल्स में समझाऊंगा भी। एंड मोर ऑफ दैट वो IT में आया, लार्ज कैप IT में आया, याद रखिएगा। और एक और बात फिर रखिए निफ्टी, और मैं वो जो उनके स्टॉक फ्यूचर्स के ऑप्शंस के आंकड़े हैं, 29,000 कॉल शॉर्ट, 35,000 कॉल लॉन्ग, 11,000 पुट लॉन्ग, 25,000 पुट शॉर्ट। इट सीम्स ये अब ये
एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो हमें भी रणनीति वैसी बनानी पड़ेगी। अब लेके आइए आप ऑप्शंस प्लेसमेंट। एक चीज काफी डिसाइसिव है, वो 25,900 जो हम बार बार सेल ऑन राइज की बात कर रहे हैं, वो 25,900 का कॉल राइटर जनाब वो खिसकने को तैयार नहीं है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 25900, अभी भी 25,900 पे उतना ही है। 26,000 पे थोड़ी बहुत राइटिंग कम हुई है, दैट्स गुड, बट स्टिल इट होल्ड्स 1.1 करोड़ और 26,100 पे करीब 72 लाख का। इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स ओनली 0.6% के क्वांटम में है, यानी अगर एक कॉल खड़ी है तो उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो मात्र फ्रैक्शन में 0.6 पुट खड़ी है, तो 58 लाख 57,000, ये 56 लाख और 57 लाख, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 0.6%, 0.7% लोअर पुट राइटर्स कन्विक्शन, बट थोड़ा बहुत राइटिंग विजिबल थी। अब पिरामिड्स में आप वो बात देखेंगे जब ह्यूज कॉल राइटर्स कन्विक्शन के अगेंस्ट लैक ऑफ पुट राइटर्स कन्विक्शन, बट स्टिल विजिबल थे पुट राइटर्स थोड़े बहुत। ये देखिए, लेके आइए लेवल्स अब स्क्रीन पे। एक बात कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस 1 लेके आइए, जब तक कि RS1 की ट्रेजेक्टरी नहीं क्रॉस हो रही है, इट विल बी सेल ऑन राइज। देखिए डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं कि मेरा मन है कि नहीं मैं सेल ऑन राइज करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, डेटा ड्रिवन। अगर पहला रेजिस्टेंस कटता है तो निफ्टी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 973 एंड 26023। अब मैं ये चूज कर सकता हूं कि मैं उस वक्त शॉर्ट ना करूं, मैं उस वक्त न्यूट्रल रहूं, और आप चूज ये भी कर सकते हैं कि आप 923 के बाद एक रिस्क लें टू गेट लॉन्ग, to get a swing towards 26023 or might be 89 और might be 130, जो कि मैंने कमेंट्री में अपने रिटर्न कमेंट्री में मेंशन किया है। तो आप इसे अप्रोच करिए। बहुत डिसाइसिव लॉन्ग तभी बनेगा जब 26,023 पार हो जाएगा, याद रखिएगा। इन दैट केस आप सारे कॉल राइटर्स और आप 2 कॉल राइटर्स के ऊपर होंगे, आप 10-20 डेमा को रीगेन कर चुके होंगे, एंड 10-20 डेमा यही है रेजिस्टेंस का 1 का बड़ा कारण, द रीजन टू कोलैप्स। सो अगर RS1 कटता है तो अ स्मॉल स्विंग टुवर्ड्स 26023 पॉसिबल। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते नहीं करिए, बट स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 26,023 कटेगा। बिलो RS1 इट विल बी सेल एंड सेल राइज, और याद रखिएगा उस सेल के व्यू को फिर हम टारगेट करेंगे एज पर द स्टैट्स ओनली बेस 1, दैट्स 10 वेमा और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज एंड लिटिल बिट ऑफ पुट राइटर्स कन्विक्शन। तो अभी हमें इनिशियली रेंज पर फोकस करना है, रेंज ऊपर की तरफ क्रैक होगी RS1 के ऊपर, और एक बात याद रखिएगा, अभी तक बाजार 50 डेमा को और 10 वेमा को रिस्पेक्ट दे रहा है। इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इट्स फ्राइडे, कुछ भी पॉसिबल है। अगर हम बेस 1 की जो ड्रिफ्ट होते हैं तो यकीन मानिए निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 649 इन दैट केस एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक, मैं आपसे पिछले 2 हफ्ते से बार बार ये कहने में परहेज कर रहा था कि इट्स अ वीक स्ट्रक्चर, एंड दैट्स द रीजन। क्यों मैं कह रहा था कि ये एक वीक स्ट्रक्चर है, ये पुल बैक देने के पोटेंशियल रखता है, और कल का लो मालूम क्या था? इट वॉज 58,712, बेस 1 एग्जैक्टली वही था 12, वहां से रिवर्सल दिया, लेकिन क्या पार नहीं कर पाया? RS1, यानी ऑप्शन राइटर्स की रेंज में ट्रैप्ड बिटवीन एवरेजेस, ट्रैप्ड बिटवीन ऑप्शन राइटर्स। 59,500 पे भी कॉल राइटिंग है, 59,000 पे भी कॉल राइटिंग है, और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स भी खड़े हैं, यानी ये क्लस्टर निफ्टी बैंक छोड़ दे, इस बात की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। अच्छा, इस पूरे कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस का एक इंपैक्ट पड़ा है स्टैट्स पे भी, एवरेजेस पे भी, और पुट राइटर्स के बिहेवियर पर भी। बेस 1 लेके आइए, आप बेस 1 को जरा गौर से देखिए, क्या है ये? बेस 1 थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया है नीचे की तरफ, नीचे आ गया है, जो पहले 58,800 पे था, नाउ इट कम्स एट 58,671। सो हम बेस 1 के ऊपर डिप बाय और डिप की अप्रोच रखेंगे। बेस 1 टूटेगा, एग्जिट ऑल पुल बैक और रिवर्सल होप्स, अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 58,309 पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली, बट बेस 1 के ऊपर डिप्स को बाय करना है। और टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कहां होगा? RS1, फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, ये देखिए 59,081 और 237, यहां पे ट्रेड को निपटाइए। अगर गैप अप होता है और गैप अप के बाद 237 कटता है तो स्ट्रेंथ आएगी, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 413, 558 और 691 पॉसिबल है। और याद रखिएगा, फिर कह रहा हूं, इट्स अ डेटा ड्रिवन अप्रोच, आज व्यू पे नहीं, आज मार्केट की अप्रोच पे काम करिए। अब चलते हैं राजेश जी के पास चकाचक चार्ट के लिए। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज? IT है क्या रडार पे, और टेक महिंद्रा? एक महिंद्रा मैंने उसको बचा के रखा है। मॉर्निंग वेरी गुड। विनय एंड मॉर्निंग एवरीवन। विनय आईटी डेफिनेटली रडार पे है, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा PSU बैंकिंग SBI के साथ। अगर आप PSU बैंकिंग बैंकिंग देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है,
एक्सिस का स्ट्रक्चर भी के आईसीआईसीआई, लेकिन पीएसयू बैंकिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, और सबसे बड़ी बात है एसबीआई में परसों एक ब्रेकआउट था, ज़्यादा मैं कहूँगा एक रिवर्सल था और कल का दिन पॉज़ था। तो इस पे नज़र रखें, 965 का स्टॉप लॉस, 990, 1000 का एक टारगेट लेके काम करें। एक दूसरा जो कॉल रहेगा दैट विल बी सेल, एक बाय और सेल के साथ जाएँगे। पावर सेक्टर में बहुत कुछ नहीं हो रहा है, पावर सेक्टर में उछाल में बिकवारी हो रही है, हम देख रहे हैं टोरंट पावर में कल एक रिवर्सल था और जो फॉर्मेशन है दैट्स अ बेयरिश फॉर्मेशन, बहुत ही बेयरिश फॉर्मेशन था। अपने रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद जिस तरह से गिरा, मुझे लगता है आज यहाँ पे कंटिन्यूएशन होगा। सेल करेंगे टोरंट पावर, उछाल पे बेचे थोड़ा ज़्यादा सेफ होगा। 1275 के स्टॉप लॉस के साथ टोरंट पावर बेचना है। 1220 से लेके 1200 तक का मुझे लगता है यहाँ पे फॉल आएगा। शॉर्ट जी बिल्टअप है तो जी टोरंट पावर इज़ अ सेल। 1220 से लेके ओके। 1200 एसबीआई आपका बाय है, टोरेंट फार्मा आपका सेल है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल चलते हैं कंचन के पास। कंचन गुड मॉर्निंग, बताइए आज स्टॉक से न्यूज का क्रम क्या है? जी गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने आईटी पैक की यहाँ पे बात करी दी थी, पूरा ही आईटी सेक्टर आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज यूएस में एक्सटेंशन के नंबर आ गए हैं। नंबर्स हमें स्टेबल देखने को मिले। देखिए न्यू बुकिंग की बात करी जाए तो 12% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। एडवांस एआई न्यू बुकिंग भी अपने स्टेबल साइड में ही है। अगर रेवेन्यू फ्रंट पे बात कर ली जाए तो 5% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। $18.7 बिलियन जो ये है देखने को मिला है। इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन भी हमें स्टेबल साइड में ही देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर गाइडेंस की बात करी जाए तो आगे को लेके मैनेजमेंट इस टाइम पे स्टेबल ही दिखाई दे रहा है। उनका मानना यह है कि आगे रेवेन्यू में हमें इस तरीके का ही जंप जो है वो देखने को मिलेगा। साथ में एआई का जो बुकिंग्स है वो भी हमें साल दर साल अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने लेकिन एक चीज इसमें और बोली है कि वो एआई मैट्रिक्स को अलग से डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज जो इनका क्लाइंट एंगेजमेंट है ऑलरेडी यहाँ पे एआई का डिस्क्लोजर हो गया है, तो इसका नंबर अच्छा अलग से नहीं आएगा। बट बाकी सारे ही फ्रंट्स पे नंबर हमें ठीक देखने को मिले हैं। उस लिहाज से आईटी पैक आज आपके फोकस में होना चाहिए। इसके अलावा 4 दूसरी कंपनीज है जो आज आपको फोकस में रखनी है। बजाज होल्डिंग, प्रीमियर एनर्जी, स्विगी लिमिटेड और साथ में वारी एनर्जीज, बिकॉज इसकी जो एंट्री है वो हमें एफएनओ में अब होती हुई दिखाई देगी और ये जो नए 4 शेयर्स हैं वो अब डेरिवेटिव में भी दस्तक देते हुए नजर पड़ेंगे। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस आपके फोकस में बिकॉज फंड रेजिंग को लेकर कंपनी की आज काफी अहम बोर्ड बैठक है। यहाँ पे मुवजी अपनी जो हिस्सेदारी है वो भी खरीद सकता है। अकॉर्डिंग टू ये जो खबर है वो आती हुई दिखाई दे रही है। 20% हिस्सा खरीदेगा जापान का जो ये पूरा का पूरा ग्रुप है और करीबन $4 बिलियन में ये जो डील है हमें होती हुई दिखाई पड़ सकती है। अगेन ओला इलेक्ट्रिक आपके फोकस में, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं तीसरी बार ये जो है उन्होंने अपना जो कंपनी का स्टेक है उसको बेच दिया है और यहाँ पे कल भी हमें ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू कंपनी की जो प्रमोटर है भावेश अग्रवाल वो स्टेक सेल करते हुए नजर आए हैं। करीबन 3 करोड़ शेयर्स अगेन यहाँ पे बेचे गए हैं। 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको फोकस में रखनी है। पहली है बायोकॉन बिकॉज अच्छी खबर है कंपनी के लिए। कंपनी का जो न्यू जर्सी का यूनिट है उसको यूएस एफडीए से वीआई के साथ जो ईआईआर है एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो मिल गई है जिसकी इंस्पेक्शन 6 से 10 अक्टूबर के बीच में हुई थी। वहीं ल्यूपिन की अगर बात करी जाए तो न्यू फार्म के साथ लाइसेंसिंग का जो अग्रीमेंट है वो कर लिया गया है। फिलिपिन ब्राजील में जो गैस्ट्रो ब्रांड है प्लासिल उसकी सेल्स के लिए पूरा अग्रीमेंट किया गया है। इसके अलावा पूरा मेटल पैक भी आज आपके फोकस में होना चाहिए। शुक्रिया कंचन इस पूरी चर्चा के लिए। तो आज अच्छा, ओला का जो बवाल है ना जनाब वो ठंडा नहीं हो रहा है। देखिए ठीक है, बेच रहे हैं आप स्टेक, ठीक है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट आप ये बोल के बेच रहे हैं कि हम और नहीं बेचेंगे। तो लगातार 3 दिन से अगर आप देखें क्रम जारी है, तो आपके जो शब्द हैं ना वो आपके मतलब जो आप कर रहे हैं उनको मैच नहीं कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। एक ब्रेक लेंगे। मैं आज 8 बजे अनुज से इस पर विस्तार से चर्चा भी करूंगा जब मुनाफे की तैयारी हम शुरुआत करेंगे उसकी। बट दैट लुक्स बैड, ये बुरा लग रहा है इस वक्त। एक ब्रेक के बाद कमोडिटीज की बात करेंगे। अमित जी छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ गोल्ड सिल्वर पर चर्चा। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार गिफ्ट निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। आज रेस्ट ऑफ एशिया इज डूइंग वेल। निक्केई आपकी स्क्रीन पे 1% ऊपर, कॉस्पी अगर आप देखें 0.5% ऊपर ट्रेड करा, तो माहौल सुबह सुबह अच्छा है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, आईसीआईसीआई प्रू की लिस्टिंग है एक महत्वपूर्ण, अगर आप देखें स्पेस जिसकी लिस्टिंग है, और स्पेशली सेबी की उस बोर्ड बैठक के बाद जो
निर्णय थे उसके बाद पूरा का पूरा एएमसी बास्केट, कल कैपिटल मार्केट स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो ये भी एक स्पेस रडार पे रहेगा। बाकी अब चलते हैं कमोडिटीज़ की तरफ। श्री अमित खरे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। जलवा तो आप ही लोगों का, कमोडिटीज़ वालों का। आज बताइए क्या चीज़ कर रहे हैं आप आज? जी बिल्कुल। फर्स्ट ट्रेड हम क्रूड से ले लेते हैं। क्रूड में हम देख रहे हैं काफी टाइम से करेक्शन जो है देखने को मिल रहा है। अब मेरे को लग रहा है एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जो है क्रूड के डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 5000 के आसपास से रिवर्स हुआ था, अभी भी लगभग 5000 के आसपास से रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। 5050 के आसपास जनवरी वाला क्रूड ऑयल में एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। 5300 रुपए का टारगेट रखना है और नीचे में 4940 इसके स्टॉप लॉस है। दूसरा ट्रेड गोल्ड का ले लेते हैं। रिस्क और मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी लॉट का ट्रेड बनाया। जनवरी वाला गोल्ड मिनी एक करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग चार्ट पर दिखाई दे रहा है, तो 1,33,000 के आसपास इसमें एक फ्रेश बिकवाली ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 1,30,000 रुपए का टारगेट रख रहा है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1,34,000 का रहेगा। ठीक, चलिए, शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। बाय क्रूड और गोल्ड मिनी बाय करना है यहाँ पर, दोनों अंडरलाइन पर अपना व्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब जनाब चलते चलते एक बात देख लेते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है और क्या है महत्वपूर्ण। खास याद रखिएगा, एक्सचेंजर के नंबर्स का जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा और पूरे आईटी पे, एंड स्पेशली वो आईटी जो कि कल इस बाज़ार को एक आधार देने में, दो एवरेजेस को होल्ड करने में एक होप दिखे गया है, तो वो महत्वपूर्ण है। और श्रीराम फाइनेंस की आज बोर्ड बैठक है, महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रू की लिस्टिंग, इस पर बाजार की रहेगी नजर में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और एक ब्रेक, और आगे इन सारी खबरों को हम बहुत बारीकी से विस्तार से चर्चा करेंगे मुनाफे की तैयारी में 8 बजे। और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आशीष और यतिन के साथ टॉप 20 आज के महत्वपूर्ण स्टॉक्स, न्यूज़, व्यूज़ और चार्ट्स के आधार पर। छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।